हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फोर्स पार्ट 2 और चैप्टर 1 में हमने रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने बताया था। रिजल्टेंट फोर्स के 3 मेथड हमने बताया था। फर्स्ट लीनियर मेथड केस 1, सेकंड पैरेलल मेथड केस 2 और थर्ड पैरेललोग्राम मेथड, जिसको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग उस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम देख रहे हो और डायग्राम पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में, जब दो फोर्स आपस में किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे ये दो फोर्स P और Q, दो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसका रिजल्टेंट फोर्स जो है R जो है इस डायगोनल लाइन पे है। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पैरेललोग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम यूज़ कहाँ करते हैं ये देखें। इफ़ अ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि अगर किसी पॉइंट पे दो फोर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हाँ, तो उनके जो एडजेसेंट साइड होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड जैसे कि Q का एडजेसेंट साइड सामने बिल्कुल पैरेलल लाइन, जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन और साथ में पैरेलल लाइन जो है वो हम लोग ड्रॉ करते चलते हैं, तो जो पहले का पैरेलल लाइन है वो दूसरे फोर्स पे परपेंडिकुलर पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे पैरेललोग्राम डायग्राम में कि हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करके आपस में एक हम लोग पैरेललोग्राम स्क्वायर बनाते हैं। फिर उसके बाद से देन दे आर रिजल्टेंट रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो डायगोनल लाइन हमने बताया था कि इनके पास जो जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इन पैरेललोग्राम के जो डायगोनल लाइन होगा वो डायगोनल लाइन जो है क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा। अब ये रिजल्टेंट फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग देखते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए सबसे पहली बात कि कंसीडर टू फोर्सेस वेक्टर P एंड वेक्टर Q एक्टिंग एट अ पॉइंट O। तो यहाँ पे हम लोग दो फोर्स लेते हैं P, Q, और किस पे काम कर रहे हैं, O पे काम कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद द forces vector P and vector Q are represented in magnitude and direction by the sides of OA। Q किससे हो रहा है, OA से, ओके, और OB P को डिनोट कर रहा है, लाइन OB P फोर्स को डिनोट कर रहा है। और फिर पैरेललोग्राम OACB, यानी कि OACB अगर हम इसको ड्रॉ करते तो पैरेललोग्राम लाइन फिगर बनता है, ठीक है। The resultant vector R of the force, the resultant R of the forces vector P and vector Q is the diagonal OC, यानी कि ये लाइन O से C तक की लाइन जो है वो रिजल्टेंट कहलाएगी, जो कि डायगोनल लाइन है किसका, पैरेललोग्राम का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करें, पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। इस पैरेललोग्राम में हमेशा ध्यान रखेंगे दो फोर्सेस यहाँ पे काम कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना है हमको, ये R, इसके मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, और डायरेक्शन भी निकालना है कि किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे, वही चीज़ हम लोग इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स के अंतर्गत देखेंगे। ओके, तो ये तो पैरेललोग्राम ड्रॉ हमने कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे C से और जो P लाइन कंटिन्यू आ रही है, इस लाइन पे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया वो इस फिगर में हमको आपको दिख रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन का जो आपने हम ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन है और दोनों पैरेलल लाइन किसी एक लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं, तो दोनों के जो एंगल होंगे, जैसे कि P और Q के बीच में जो थीटा एंगल है वही होगा थीटा एंगल Q और D के बीच में। इस बात का ध्यान रखेंगे, यानी कि पैरेलल लाइन कितनी भी, एक आप मान लीजिए कोई एक लाइन है,
इस लाइन पे आप पैरेलल लाइन कितना भी आप ड्रॉ कर लेंगे तो इनका जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे से। तो वही जो है एंगल ये AOB एंगल जो है AOB इक्वल एंगल होगा किसके, CBD के। ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। कौन होंगे, ये Q और Q का एडजेसेंट लाइन है ये B and C, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इस ट्राइंगल में, किस में, CBD में। तो C और BD को अगर हम कंसीडर कर लें, क्योंकि एंगल हमारा वही सेम मिल रहा है, इसलिए हमने B और CD को हमने कंसीडर किया। उसके बाद अब B और CD में हम लोग देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, आपको पता है। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, CD, और हाइपोटेन्यूज क्या है, Q, जो कि हमने यहाँ लिखा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, BD और डिवाइड बाय Q, हमने ये यहाँ पे दिखाया। अब हम CD, यहाँ से CD यानी कि ये वाली लाइन और BD ये वाली लाइन हमें आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से CD इक्वल टू हो जाएगा Q साइन थीटा और BD इक्वल टू हो जाएगा Q कॉस थीटा। जस्ट कुछ नहीं करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है इनके थ्रू। ये आपको पता चल गया, यानी कि आपको ये लाइन पता चल गई और ये लाइन पता चल गई। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम के से हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम OC और पाइथागोरस थ्योरम किसके लिए होता है, जहाँ पे राइट एंगल होता है। तो OC यहाँ पे आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि OC का स्क्वायर इक्वल टू, हम राइट एंगल की बात कर रहे हैं, राइट एंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो OC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CB का स्क्वायर और प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे वही चीज़। तो यहाँ पे OC का स्क्वायर इक्वल टू OD का स्क्वायर, यानी कि OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ O और D, OD का स्क्वायर और प्लस CD का स्क्वायर, ये हुआ राइट एंगल में बात किया तो, ओके। अब यहाँ पे OD स्क्वायर क्या है, OD स्क्वायर है OB प्लस BD, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है OB प्लस BD का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस CD तो ये है ही है, ओके। और इसका दोनों का इक्वल किसका है, इसके बराबर है स्क्वायर में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। नाउ जब इसको हम लोग A प्लस B के होल स्क्वायर से हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने पे क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर प्लस 2OB इंटू BD प्लस BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये फार्मूले के हिसाब से हमने ब्रेक कर दिया। OB क्या है, OB यहाँ पे O और B क्या है, P, ये जो फोर्स लग रहा है P, O और B है, तो OB की जगह हमने P स्क्वायर लिख दिया, 2 की जगह 2 हमने लिख दिया, OB को फिर हमने P लिख दिया। और जो BD है यहाँ पे देखिए, BD के लाइन यानी कि ये वाली लाइन, बेस वाली लाइन जो मिली Q cos थीटा, तो यही Q cos थीटा को हमने BD की जगह लिख दिया। अब ये दो वैल्यू आप BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर और प्लस CD स्क्वायर, अभी हमने इसको पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे BC का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ अब BC क्या है, Q, ठीक है, यहाँ से अब BC क्या है, वह Q का है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये Q है। तो इसलिए हमने यहाँ पे हमको BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर करके हमने ये स्क्वायर और ये स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें मिला Q मिल गया, जो कि हमने यहाँ पे Q स्क्वायर लिख दिया। तब हमें क्या मिला, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब वही चीज़ हमने यहाँ पे बताया, यहाँ पे दिख रहा है। तो अब रिजल्टेंट क्या आता है, अब रिजल्टेंट हमने ये निकाला था ना OC का स्क्वायर, तो OC की स्क्वायर की जगह हमने R स्क्वायर लिख दिया, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q इंटू कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर। बट जब R निकालेंगे तो स्क्वायर में, अब R निकालेंगे तो इनको हमको अंडर रूट में लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट में हमने लिया, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P इंटू Q कॉस थीटा, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला किसके, जो पैरेललोग्राम के मेथड के हिसाब से जब दो फोर्स किसी पॉइंट पे विथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले के हिसाब से निकलता है। ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। अब इनके बीच का एंगल, ऑब्वियसली बीच का एंगल हमको निकालना है ओ सी डिवाइड बाय ओ डी, ओके, क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है ना, आपको देखना है ये एंगल निकालना है, क्योंकि हमने ये निकाला और ये निकाला, ठीक है। तो ओ सी डिवाइड बाय ओ डी, सी डी और डिवाइड बाय ओ डी, ओके ना, क्योंकि हमको ये एंगल निकालना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो हमको टेन थीटा इक्वल टू निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, जो कि हमने लिखा ओ सी डी डिवाइड बाय ओ डी। नेक्स्ट अब ओ डी को फिर वही हम ब्रेक कर देंगे ओ बी प्लस बी डी में। तो सी डी को हमने निकाला था, ये वाली लाइन हमने निकाला था, क्या निकाला था, क्यू साइन थीटा, और यहाँ पे ओ बी पी तो है ही है, और बी डी जो हमने निकाला था क्यू कॉस थीटा, जो कि आपका एंगल, कितना एंगल आपका निकलेगा ये इस फॉर्मूले के हिसाब से निकलेगा, टेन अल्फ़ा या टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्यू साइन थीटा डिवाइड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ओके। और इसी को जस्ट एग्जैक्ट एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए हमारा हो जाएगा क्या, थीटा इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ थीटा निकालना हो तो थीटा इक्वल टू हो जाता है टेन इनवर्स, और फिर बाकी ये फॉर्मूला आपका लग जाता है। तो ये आपको मिल गया एंगल निकालने का कि टोटल कितने एंगल का उसमें कोण बन रहा है, ठीक है। अब ये तो था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्सेस क्या होता है कि जब किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है, दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक दो फोर्सेस जैसे ये है कि आप ध्यान से देखें यहाँ पे Q और P काम कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट R जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कैसे यूज़ करते हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। तो कुछ नहीं, आपको डायरेक्शन दिया है, ठीक है, डायरेक्शन आप सीधी हेड और टेल तो आप देख ही सकते हैं, ये देखिए हेड और टेल, ठीक है, आपके सामने है। तो वही हेड और टेल को मिलाते हुए आप जो है हर एक फोर्स को आप हेड और टेल मिलाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, ट्रायंगल। और यही ट्रायंगल जब बनेगा तो ट्रायंगल को जस्ट इसके अपोजिट ये पैरेललोग्राम, अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करके हम लोग पैरेललोग्राम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और फिर उसके बाद से डायरेक्टली हम लोग पैरेललोग्राम मेथड जो हमने रिजल्टेड निकाला था अंडर रूट आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा, तो उस हिसाब से ये रिजल्टेंट आपका निकल जाएगा। तो ये तो था लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, ओके। अब लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या होता है, इसका ये जो टोटल आपका क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस में इक्विलिब्रियम जो आता है उसको हम लोग इस चीज़ से डिनोट करते, क्योंकि ये फार्मूला जो है वो बैलेंस बनाने के लिए होता है, P डिवाइड बाय ए बी, P डिवाइड बाय ए बी, R डिवाइड बाय ए सी इक्वल टू Q डिवाइड बाय बी सी। अगर ये चीज़ आपस में तीनों फोर्स बराबर होंगे तो ये फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन अवस्था में होगा। ये तो था आपका लॉ ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट, अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन मैं बताता हूँ कि ये मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी 0। दो फोर्सेस आपने सुने, 2 लाइन, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, फिर एक होता है क्या, वर्टिकल, ठीक है। तो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन हैं उनके अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होने चाहिए, और जितने भी वर्टिकल लाइन हैं उनके अलजेब्रिक सम 0 होने चाहिए। तो पहले इसमें कि ऑल द
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी 0। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0। और थर्ड में क्या है कि ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस, मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस यानी कि अगर उसमें कोई रोटेशनरी अवस्था होती है या स्टेज होता है तो उनके फोर्सेस भी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऑल मोमेंट्री फोर्सेस शुड बी 0। तो आपकी ये 3 कंडीशन अगर फुलफ़िल करते हैं तो आपके जो सारे फोर्सेस हैं जिस पॉइंट पे भी लग रहे होंगे उस पॉइंट पे वो सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेज में होंगे। अब ये इक्विलिब्रियम मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेज आना ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को किसी पॉइंट पे अगर पकड़ के रखना होता है तो हमको क्या करना होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज लाना होता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए टग ऑफ वॉर में कुछ लोग एक साइड होते हैं, कुछ लोग एक साइड होते हैं, अगर इन दोनों के फोर्सेस इक्वल हो जाएं तो टग ऑफ वॉर पे जो पॉइंट होगा वो एक जगह स्टेबल स्टेट में आ जाएगा। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो इसलिए हमने बोला कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में 3 कंडीशन होते हैं कि ऑल द वर्टिकल, ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड ऑल द मोमेंट्स फोर्सेस शुड बी अलजेब्रिक सम उनका शुड बी 0 होना चाहिए, मतलब 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का हम लोग ध्यान रखें। तो ये तो था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम लोग काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेबल, सेकंड है अनस्टेबल, थर्ड है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है आप समझने की कोशिश, जैसे डायग्राम में देखिए, डायग्राम में कोन शेप कोई वस्तु है, तो इस कोन शेप को मैंने हल्का सा प्रेस किया तो ये जो कोन शेप है वो हल्का सा उठेगा अपनी जगह से, ये चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इस पे लग रहा है फोर्स। अब ये इधर हमने फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा बेंड हुआ और फोर्स जब हमने हटाया ये वापस इस पोजीशन में आ गया। ठीक है, यानी कि हमने जब फोर्स हल्का सा लगाया और उठने के बाद से ये कोन वापस उसी पोजीशन में आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अनस्टेबल में आप देखिए जस्ट हमने इसी वस्तु को, इसी कोन शेप को हम इसके जिधर पॉइंट है उस पर रखें और वो किसी चीज़ से हमने उसको टिका कर रखा। अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं, इस स्टेज पे हम लोग थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो ये वापस उस पॉइंट पे आके खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि ये वापस इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सपोज जो ये कोन है किसी स्लोप पे है, तो हमने क्या किया, इस पर हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पे क्या हुआ कि ये वापस इस पोजीशन में आया, थोड़ा सा अपना पोजीशन उठाया और उठाने के बाद से वापस फिर उसी पोजीशन में आ गया। तो ये तो हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल में क्या डिफरेंस है, फोर्स हमने लगाया, लगने के बाद से ये कोन उठने के बाद से फिर वापस अपनी पोजीशन में गया, लेकिन जिस प्लेस पे वो पहले था उस प्लेस जो है वो चेंज हो गई। वो प्लेस चेंज होने के बाद से फिर वो क्या हो गया, अपनी जगह चेंज कर लिया। उसी को हमने बोला है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यानी कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तो होगा लेकिन उसकी प्लेस जो है वहाँ से चेंज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग इक्विलिब्रियम देख चुके हैं। अब इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक लामिस थ्योरम जिसको बोलते हैं लामिस का प्रमेय या लामिस थ्योरम आप समझ सकते हैं। वो क्या कहता है, वो ये कहता है, लामिस एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने ये चीज़ निकाला था। तो वो ये कहते हैं कि जब कोई वेयर A, B and C आर द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 कोप्लेनर concurrent and non-collinear vector VA, BB, VC which keep in object in static equilibrium, and alpha, beta and gamma are the angles directly opposite to the vector। यहाँ पे आप डायरेक्टली करिए कि यदि किसी पॉइंट पे, हिंदी में मैं समझाता हूँ कि यदि किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हों, A, B
सी, और वो क्या है, एक प्लेन में, ठीक है, कॉन्करेंट हो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि एक लाइन में नहीं हो, अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हो, और सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि सारे फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, या जो भी, तो उनका, और हाँ, 3 फोर्सेस यहाँ काम कर रहे हैं, तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों का डायरेक्शन भी अलग अलग है, ठीक है, और एक ही प्लेन पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका, और काम करने के बावजूद भी उस पॉइंट पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं वे सारे फोर्सेस इक्विलिब्रियम स्टेट पे, यानी कि वो क्या है, संतुलन अवस्था में, आपस में बिल्कुल संतुलन में है, ठीक है। जैसे सी का कोई मैग्नीट्यूड है, बी का कोई मैग्नीट्यूड है, ए का मैग्नीट्यूड है, तो अलग अलग मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी अलग अलग है, किधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन भी अलग अलग है। उसके बावजूद भी वो अगर स्टेबल पोजीशन में है, तो स्टेबल पोजीशन में लामिस थ्योरम क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि यदि, मैं फिर से समझाना चाहूँ, आपस में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में हो तो प्रत्येक बल यानी कि एवरी फोर्स शेष 2 बलों के मध्य के बीच, यानी कि अगर ए है, प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच जो एंगल है, ठीक है, एंगल के साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। ये लामिस थ्योरम है। फिर से मैं बता दूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यदि एक बिंदु पर 3 बल कार्य करते हुए आपस में संतुलन में हो, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के एंगल, शेष 2 बलों के मध्य के कोण के साइन के समानुपाती होता है, ठीक है। तो अगर हम बी, ए को निकालें, ए को कंसीडर करें, ठीक है, तो ए जो है वो किसके सामने क्या है, अल्फ़ा है, अल्फ़ा है, तो इसका साइन, ठीक है, ये साइन अल्फ़ा हो गया, ओके। और अगर बी है, इधर सी मान लें, ये इधर सी है, तो इधर साइन गामा हो गया, और अगर इधर बी है तो इधर साइन बीटा हो गया। तो ये आपस में संतुलन है। तो ये संतुलन कब रहते हैं, तो ए डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बीटा इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन गामा है। तो ये कंडीशन हो जाता है लामिस थ्योरम के हिसाब से कि किसी पॉइंट पे अगर 3 फोर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड के अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हों, तो जो इक्विलिब्रियम स्टेट आएगा उसकी कंडीशन जो है वो ये आ जाएगी, ठीक है। हाँ, यदि पी क्यू आर यानी कि ए बी सी बल एक बिंदु पर कार्य करते हो तो संतुलन में है, तो उनके सामने का कोण अल्फा बीटा हो, तो सेम चीज़ ये ए डिवाइड बाई साइन अल्फ़ा, बी डिवाइड बाई साइन बीटा और सी डिवाइड बाई साइन गामा, ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ये तो था लामिस थ्योरम, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व का आघूर्ण, ठीक है, वो ये बोलता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास, यानी कि अगर कोई वस्तु है, अगर कोई चीज़ है वो रोटेशनल स्टेट में है, रोटेशनल स्टेट में है, यानी कि उसके अंदर कोई वेलोसिटी है, ठीक है। तो जस्ट लाइक मास इट डिटरमाइंस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें स्पीड है, सीधी सी बात काइनेटिक एनर्जी होगी, वो भी कौन सी, रोटेशनल, ओके। इट इज़ टू रोटेशनल मैकेनिक्स व्हाट मास इज़ टू ट्रांसलेशनल मोशन, ओके। अभी मैं हिंदी में भी समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी, जब कोई वस्तु रोटेशनली पाथ में मूव करता है, इस आगे बढ़ता है, तो उसका जो रोटेशनल वेलोसिटी होता है वो ओमेगा होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ओके। और वही अगर लीनियर पाथ पे मूव करता है तो उसकी रोटेशनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वी, रोटेशनल यानी कि उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वी, और जो रोटेशनल पाथ पे उसकी वेलोसिटी हो जाती है ओमेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। और यही
जो एनालॉगस है यानी कि लीनियर लाइन में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², जो कि हम लोग स्टार्ट से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग स्टार्ट से पढ़ते आए हैं। तो ये था मोमेंट ऑफ एनर्जी। तो हिंदी में जिसको अगर मैं समझाना चाहूँ तो किसी बिंदु के परे यानी कि कोई पॉइंट है उसके चारों ओर, ठीक है, कार्यरत बल का आघूर्ण, जो उसके चारों ओर कोई बल का आघूर्ण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग बोलते हैं। बल, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बल का आघूर्ण, बल तथा उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा, उस बिंदु से बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को फिर ध्यान से समझेंगे कि जो बल, जो ये पॉइंट है, इसके चारों तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रही है उसमें बल, जो फोर्स लग रहा है F, और इसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी जो है, मान लीजिए x के बीच की दूरी जो है x है, ठीक है, तो इनके जो मल्टीप्लिकेशन है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके बाद से अब देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है फोर्स और सेंटर से लेके फोर्स के जो डिस्टेंस है, जहाँ तक डिस्टेंस लग रहा है, उनके बीच की दूरी को आपस में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। रेडियस ऑफ गायरेशन आप इस तरह से बोलना से, मान लो यहाँ m1, m2, m3 अलग अलग मास है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या होता है, जब इसमें काइनेटिक एनर्जी आती है तो उसमें जो इसका मास है वो किसी एक, सारे मास जो है किसी एक पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने mk डिसाइड कर दिया, ये mk, तो इस एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे सारे मास एक जगह, एक सेंटर पे ये सारे मास जो है फिक्स हो जाते हैं, तो उस पत्थर में जो है, जो जहाँ पॉइंट mk था वहाँ पे सारे पत्थर जो है एक बोलते हैं कि सेंटर्ड हो जाते हैं। सेंटर्ड मतलब संकेंद्रित हो जाते हैं। सारे मास जो है एक जगह वो एक संकेंद्रित माना जाता है, उसी को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या हुआ कि जैसे कोई भी वस्तु है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई भी वस्तु है, सपोज यहाँ m1 है, m2 है, ठीक है, m3 है, तो ये क्या हुआ कि अगर इसमें किसी पॉइंट के एक्सिस पे ये रोटेशनली पोजीशन में है, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो ये सारे मास किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ पे आके सेंटर्ड हो जाते हैं, संकेंद्रित हो जाते हैं, और ये सारे मास वहीं पे फील किए जाते हैं, उनको आभास किया जा सकता है संकेंद्रित, यानी कि समस्त द्रव्यमान संकेंद्रित माना जा सकता है उस पॉइंट पे। तो उसी को पॉइंट को जो हमको मिलता है इस अक्ष से, और यहाँ mk की जो दूरी है उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में फिर से मैं बता दूं कि किसी वस्तु के लिए घूर्णन की त्रिज्या, यहाँ की जो घूमने वाली, यहाँ जैसे घूम रही है, तो यहाँ से इसकी जो रेडियस है r, अब ज़रूरी नहीं कि इस जो पत्थर का सेंटर है वही r हो गया यहाँ तक, नहीं, वो रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो सकता है घूमने की वजह से। सपोज मान लीजिए जो पत्थर का रेडियस है वो यहाँ तक है, ओके, और सपोज जब हमने पत्थर घुमाना शुरू किया तो सारा जो द्रव्यमान है, पत्थर का सारा द्रव्यमान यानी कि मास है, वो एक जगह कलेक्ट होके इस पॉइंट पे आ गया जिसको हमने बोला था mk, ठीक है। तो यहाँ से जो सेंटर से और ये डिस्टेंस जो बढ़ा, वो r का डिस्टेंस जो बढ़ा, वो उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि वो रेडियस घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है उनके द्रव्यमान के सेंट्रलाइज होने पर, यानी कि जो अलग अलग मास है, जो पत्थर का समस्त यानी कि पूरा जो मास है, द्रव्यमान है, जिस पॉइंट पे भी वो केंद्रित हो जाता है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो था रेडियस ऑफ गायरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सपोज मैं फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देखिए, जैसे कोई पत्थर है,
किसी पॉइंट के धागे से बांध के इसको एक रोटेशनरी, एक सर्कल पाथ पे इसको घुमाया जा रहा है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स वो होता है कि सेंट्रीपेटल फोर्स इज अ फोर्स दैट मेक्स द बॉडी मेक्स बॉडी फॉलो अ कर्व पाथ। कर्व पाथ में ये होता है कि वो फोर्स, सीधी सी बात है, जो यहाँ पे क्या होता है कि पत्थर है, पत्थर जो है हम घुमा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर काम करता है, लेकिन ये हर पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर जो है वो रिपीट होता जाता है। तो ये जो फोर्स जो है हर पॉइंट पे रिपीट होता है, इसी फोर्स के द्वारा जो है पत्थर जो है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डिफाइंड एज द अपरेंट फोर्स that is felt by an object moving in a curved path that acts outwardly away from the center of rotation। यानी कि एक फोर्स, यहाँ पे मैं दूसरे कर सही, ये फोर्स हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि इस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ फॉलो करने के लिए अलाउ कर रहा है, यानी कि इस पर दबाव डाल रहा है। और एक वो फोर्स है जो यहाँ फोर्स लग रहा है, जो कि इस फोर्स को आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बाहर जाने के लिए इसको प्रेशर कर रहा है, फोर्स बल लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फोर्स हैं। एक पत्थर, जब हम कभी भी किसी धागे से पत्थर बांध के घुमाइएगा तो वो हवा में बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। क्या रीज़न है कि एक तो उस पर वो फोर्स काम कर रहा है जो उस रस्सी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और उस पर दूसरा फोर्स काम कर रहा है जो उस पत्थर को रस्सी के सहारे सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो सर्कुलर पाथ फॉलो कराता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, और जो रस्सी को घुमाने की वजह से टाइट कर देता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। तो ये तो था आपके इस फोर्स चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसको हमने समझाया। तो आज इस वीडियो के लिए